आपका स्वागत है आपकी अपनी द केमिस्ट्री शिक्षा में। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सभी अपना बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं। इस लॉकडाउन में कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने ईमानदारी से पढ़ाई की और हम सब ने कल से करेंगे कल से करेंगे कल से करेंगे बहुत समय बर्बाद किया। बच्चों, अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है कि उसे बर्बाद करें। तो मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर आपके साथ आपके बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल आपके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हूँ। लेकिन मेरी एक बात आपको माननी होगी कि आज और अभी से आपको अपने आप को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। मेरी आप मदद आप करेंगे तो ही हम बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आपके परिणाम मुझे सुखद अनुभव देंगे। जब कमेंट बॉक्स पर आप लिखेंगे 70 में से 68 66 मार्क्स प्राप्त हुए तो यकीन मानिए मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ हेल्प मी फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि एक शिक्षक के लिए उसके विद्यार्थी का परिणाम बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ प्यारे बच्चों, आज से हम बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको रोज़ करवाऊंगी और 2 महीने में हम बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। जो जनवरी मंथ होगा वो हमारा रिवीजन मंथ होगा। जितने प्रश्न मैं रोज़ आपको करवाती हूँ उतने प्रश्न आपको ईमानदारी से घर में याद करने होंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको डे बाय डे रेगुलर बेसिस पर देती जाऊंगी। आपको उन प्रश्नों को समझाऊंगी। आपको प्रश्नों को समझने के बाद उन्हें याद करना है, उन्हें लर्न करना है। उनके आंसर आपको PDF के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आपको जितना रोज़ समझाया जा रहा है वो याद करना है और दूसरे दिन उसे बिना देखे लिख कर देखना है। 2 महीने में हम अपने आप को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के होल सिलेबस का प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगी। वीकली संडे के संडे आप खुद का सेल्फ टेस्ट लेंगे। जितने प्रश्न हम कर चुके हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनमें से कोई भी 5 या 7 प्रश्न आप अपने पेरेंट्स से टिक करवाएंगे और उन क्वेश्चंस को बिना देखे कर कर देखेंगे। यह आपका सेल्फ प्रिपरेशन होगा, सेल्फ चेकिंग होगी और इसमें गलती पाए जाने पर आपको ईमानदारी से उन क्वेश्चंस को दोबारा रिपीट करना चाहिए। याद रखना, अब एग्ज़ाम का बिल्कुल पीक टाइम आ चुका है। अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बात को बस ध्यान रखिए। पल पल अब बचाना होगा, बेहतर करके दिखाना होगा। अब सिर्फ हमारी समय की बचत, हमारी प्रिपरेशन हमें बोर्ड एग्ज़ाम में अपने आप को साबित करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आज मैं आपको 3 क्वेश्चंस दूंगी, उन्हें समझाऊंगी और आप उन्हें याद करेंगे और दूसरे दिन बिना देखे लिख कर देखेंगे। एक कॉपी अलग बना लीजिए जिसमें रोज़ के आप जो क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं उन्हें डेट वाइज लिखते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारी प्रिपरेशन और इसमें मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी। आपकी मेहनत और मेरी मेहनत दोनों मिल जाएंगी तो हम बेहतर परिणाम दे पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट अवर प्रिपरेशन। ओके, आज हम चैप्टर 2 विलियन या सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट करेंगे लर्न करना। आप सोच रहे होंगे पार्ट 1 मैंने क्यों छोड़ा। मुझे विलियन चैप्टर बहुत ही पसंद है। जब भी मैं पढ़ाना शुरू करती हूँ तो इसी चैप्टर से करती हूँ, तो इसलिए आज शुरुआत हम इसी चैप्टर से करेंगे। इसमें पहला प्रश्न जो आज हम करने जा रहे हैं वो है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए एवं उनके सूत्र व इकाइयाँ बताइए। मतलब आपको निम्न डेफिनेशन देनी है इनकी और उनके क्या फॉर्मूले हैं और क्या यूनिट्स हैं वो बताना है। तो इसमें कौन कौन से हमारे प्रश्न चीज़ें हैं जिन्हें हमें परिभाषित करना है? नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, PPM। इन 5 चीज़ों को हम परिभाषित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलता, मोलरता और मोललता को। इनको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कुछ चीज़ है जो समझाना चाहूँगी। ये सभी विलयन की सांद्रता को बताते हैं। अब विलयन क्या होता है? तो विलयन मतलब जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं और दोनों को मिलाने पर समांगी मिश्रण बन जाता है
तो उस समांगी मिश्रण को हम कहते हैं विलयन। विलेय वह अवयव जो कम मात्रा में होता है वो विलेय कहलाता है, और वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है विलायक कहलाता है। विलायक और विलेय के मिलाने पर जो कैसा मिश्रण बनता है, समांगी मिश्रण जो बनता है, उस समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। विलेय किसको कहते हैं? तो जिसकी मात्रा कम होती है। विलायक किसे कहते हैं? तो जिसकी मात्रा अधिक होती है। किसी भी विलयन में जब हम कितना विलेय कितने विलायक में घुला है ये बताते हैं, कितने ग्राम विलेय कितने लीटर विलायक में घुला है ये बताते हैं, तो उसे हम उसकी कहते हैं सांद्रता। और इस सांद्रता को दर्शाने के ही अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग शब्द हैं, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और पीपीएम। तो लेट्स स्टार्ट। ये बेसिक था जो आपको पता होना चाहिए था। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्मलता, मोलरता मतलब कितना विलेय कितने विलायक। विलेय को अलग बताएंगे तो कुछ बताएंगे तो वो नॉर्मलता कहलाएगी, विलेय किसी और में रहेगा तो मोलरता होगी, मोललता होगी। तो ये अब हम देखेंगे कि कब हम नॉर्मलता बोलते हैं, कब मोलरता बोलते हैं, कब मोललता बोलते हैं। देखिए, इसे याद करने के लिए आपको ये बात ध्यान रखना है कि नॉर्मलता, मोलरता, मोललता को मैं पहले आपको याद कराती हूँ। नॉर्मलता, तो पहले हम ये तीनों याद करेंगे, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता। नॉर्मलता जो है इसे कैपिटल एन से शो करते हैं, मोलरता को कैपिटल एम से शो करते हैं, और मोललता को स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। अब नॉर्मलता वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? तो किसी विलायक के, देखिए मैंने आपको ही कहा कितना विलायक में कितना विलेय घुला है, ये यदि हमने बता दिया तो हमने उस शब्द को डिफाइन कर दिया। तो किसी विलायक के 1 लीटर या 1000 ml दोनों में से कुछ भी हम बोल सकते हैं। विलायक को पहले बोलना है, विलेय को बाद में बताना है। तो किसी विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसी तरह किसी विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ विलेय किसमें है? मोलों की संख्या में, मोलरता कहलाती है। मतलब कितने विलायक में कितना विलेय उपस्थित है, यदि हमने ये बता दिया तो हमने सांद्रता बता दी। नॉर्मलता के दौरान विलेय की क्या लिए जाते हैं? ग्राम तुल्यांकी भार लिए जाते हैं। मोलरता में मोलों की संख्या, ऊपर ग्राम तुल्यांकी भार है, 2 बार मोलों की संख्या है, 2 बार लीटर है, नीचे बार किलोग्राम है। तो इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ग्राम तुल्यांकी भार, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए नीचे याद रखिए कि मोलरता, मोललता में तो ऊपर नीचे लता लता है और बीच में ये रता है। तो नॉर्मलता, मोलरता, मोललता। क्लियर है? तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से शो करते हैं। इसकी इकाई, तो जो विलेय है वो ऊपर और जो विलायक है वो नीचे। तो ऊपर क्या है? ग्राम तुल्यांक, और नीचे क्या है? लीटर। क्लियर है? तो किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल एन से शो करते हैं। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर होती है। आपने ये याद कर लिया और ये चार्ट याद है तो आप बाकी परिभाषाएं आराम से लिख सकते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से शो करते हैं। इसकी इकाई जो ऊपर है मोल और नीचे क्या है? लीटर। तो इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है। विलायक को हमेशा आपको विलयन के जो कुल द्रव्यमान है उसको नीचे लिखना है। मोललता कैसे परिभाषित करेंगे? तो किसी विलायक के या विलयन के 1000 ग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या उसकी मोललता कहलाती है। इसे इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। किसी विलयन के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। इसे क्या शो करते हैं? इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम होती है। चलिए अब देखते हैं। आई थिंक ये तीनों की परिभाषाएं आपको क्लियर हो गई होंगी। मतलब 1 लीटर में हमने विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार घोले हैं तो वो नॉर्मलता कहलाएगी। 1 लीटर में विलेय के मोल घोले हैं तो मोलरता कहलाएगी। 1 किलोग्राम में विलेय के मोल घोले हैं तो मोललता कहलाएगी। मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, इनकी इकाइयाँ हो जाएंगी। नॉर्मलता को कैपिटल एन से, मोलरता को कैपिटल एम से और मोललता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अब इन तीनों के सूत्र हम कैसे याद करेंगे ये हम देखते हैं। तो इनके सूत्रों में नॉर्मलता में विलेय का भार गुणित 1000 इंटू विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार। पदार्थ के भार को हमें उसके किससे भाग देना पड़ेगा? ग्राम तुल्यांकी भार से।
गुणित विलयन का आयतन, क्योंकि हमने यहाँ लीटर लिया है, तो विलयन का आयतन ml में, क्योंकि हम ऊपर 1000 का गुणा कर चुके हैं, तो विलेय का भार गुणित 1000, विलेय के ग्राम तुल्यांकी भार जो यहाँ है वो आपको नीचे लिखना है, गुणित विलयन का आयतन ml में। विलेय के भार को WB से दर्शाते हैं, तो संक्षेप में यदि हम सूत्र लिखें तो WB इंटू 1000, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार इंटू V, विलयन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो किस में, ml में। इसी तरह देखिए मोलरता, मोलरता में क्या था, विलेय के मोलों की संख्या थी। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो पदार्थ के भार को उसके अणुभार से भाग दे दें तो मोलों की संख्या मिलती है। इसलिए यहाँ भी ऊपर विलेय का भार गुणित 1000, ग्राम तुल्यांकी भार की जगह क्या हो जाएगा, अणुभार, क्योंकि हमें मोलों की संख्या चाहिए। पदार्थ के भार को उसके अणुभार से भाग दे दें तो मोलों की संख्या मिल जाती है, गुणित 1000, यहाँ आयतन है इसलिए विलयन का आयतन रहेगा। ये पोषण इन दोनों में एक समान रहेगा, विलयन का आयतन ml में, विलेय का भार गुणित 1000, ग्राम तुल्यांकी भार इंटू विलयन का आयतन। यदि ग्राम तुल्यांकी भार है तो नॉर्मलता, और यदि हम अणुभार से भाग दे रहे हैं तो मोलरता। मोलरता में क्या होगा, मोलों की संख्या तो यहाँ भी है, तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणित 1000 वैसा ही रहेगा, लेकिन हमने यहाँ विलायक को किस में लिया है, तौल कर लिया है, किलोग्राम में लिया है, इसलिए यहाँ विलायक का द्रव्यमान रहेगा, क्योंकि हम ऊपर 1000 का गुणा कर चुके हैं, इसलिए ये किस में रहेगा, ग्राम में। तो इनको ml में, यदि आप 1000 ऊपर लिख रहे हैं तो ये ज़रूर से ml में होनी चाहिए, और ये किस में होना चाहिए, ग्राम में। इनके संक्षेप सूत्र जो है WB इंटू 1000 तीनों में रहेगा। यहाँ जहाँ ग्राम तुल्यांकी भार है वहाँ ग्राम तुल्यांकी भार इंटू V, मोलों की संख्या है तो अणुभार इंटू V, मोलों की संख्या है तो अणुभार इंटू, क्योंकि विलायक किलोग्राम में है, WA। क्लियर है। तो नॉर्मलता बराबर विलेय का भार गुणित 1000, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार गुणित विलयन का आयतन ml में। संक्षेप में इसे लिखेंगे WB इंटू 1000। WB किसको बता रहा है, विलेय के भार को। ग्राम तुल्यांकी भार किसका लेना है, विलेय का, इंटू V को किस में कन्वर्ट करना है, ml में। इसी तरह मोलरता का सूत्र, विलेय का भार गुणित 1000, मोलों की संख्या थी इसलिए अणुभार से भाग दिया, विलयन का आयतन ही था इसलिए लीटर में लिया, ml में 1000 का गुणा कर चुके हैं। m विलेय का भार इंटू 1000 अपॉन विलेय का अणुभार इंटू विलायक का द्रव्यमान ग्राम में। इस मोलरता का बहुत आगे जाकर उपयोग आएगा, तो मोलरता का सूत्र WB इंटू 1000 MB अपॉन MB इंटू WA, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA, जहाँ B जो है विलेय को और A जो है वो विलायक को बताता है। तो ये विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलायक का भार या द्रव्यमान, जो भी आप बोले। तो इस तरह आपके 3 शब्द नॉर्मलता, मोलरता, मोललता पूरे हुए, जिनकी परिभाषाएं आपको मैं बता चुकी हूँ कैसे याद करना है। किसी विलायक के 1 लीटर में ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या नॉर्मलता, इसे कैपिटल N से दर्शाते हैं, इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। किसी विलायक के 1 लीटर में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता, कैपिटल M से दर्शाते हैं, इकाई मोल प्रति लीटर। मोललता 1000 ग्राम में उपस्थित मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, कैपिटल से शो करते हैं, इकाई मोल प्रति किलोग्राम। फिर आपको इनके सूत्र याद करने हैं। सभी सूत्रों में विलेय का भार गुणित 1000 ऊपर है, जहाँ ग्राम तुल्यांकी भार है वहाँ ग्राम तुल्यांकी भार, जहाँ लीटर में आपने लिया है वहाँ विलयन का आयतन, जहाँ ग्राम में किया है उसमें ध्यान रखना है वो विलयन का नहीं, किसका द्रव्यमान रहेगा, विलायक का। तो ग्राम तुल्यांकी भार, अणुभार, अणुभार। क्लियर है ये स्टूडेंट, अच्छे से लर्न कीजिएगा। इसके जो नोट्स हैं वो मैं PDF के फॉर्म में आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसको देखिए और समझाए हुए वीडियो को बार बार देखकर समझिए और लर्न कीजिए। अब हम चौथा देखते हैं, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, मान लीजिए हमारा जो विलयन है, विलयन में 2 घटक हैं, 2 अवयव हैं, A और B, मतलब पानी और शक्कर। जो ज़्यादा है वो विलायक कहलाएगा और जो कम है वो विलेय कहलाएगा। तो हम मान रहे हैं हमारे विलयन में 2 घटक हैं, A और B। तो A के जो मोल हैं उन्हें हम Na से दर्शा रहे हैं विलयन में, और B के जो मोल हैं उसे Nb से दर्शा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं मोल प्रभाज। प्रभाज मतलब क्या होता है बेटा, तो मान लीजिए आपके पास ये एक रोटी थी, इस रोटी को आपने 3 डिफरेंट कलर से कलर कर दिया। यहाँ पर आपने चॉकलेट डालकर चोको कर दिया उसे, यहाँ ग्रीन कलर डालकर ग्रीन कर दिया। तो ग्रीन का प्रभाज या ऑरेंज का, यहाँ पर कुछ ऑरेंज कलर मिलाकर ऑरेंज कर दिया। तो पूछें ग्रीन का प्रभाज क्या है, प्रभाज मतलब अंश, तो ग्रीन का भाग कितना है, 1/3, क्योंकि कुल भाग उसमें कितने हैं, 3।
इसी तरह यदि पूछें कि चॉकलेट का प्रभाव कितना है तो 1/3, ऑरेंज का पूछें तो 1/3। जब इस 1/3, 1/3, 1/3 को हम मिला देंगे तो 3/3 बनेगा, मतलब वो पूरी रोटी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसी तरह प्रभाज मतलब होता है अंश या भाग। तो विलयन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या, मान लीजिए मुझे ए का प्रभाज निकालना है, मोल प्रभाज निकालना है, तो जिसका प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर, और देखिए हमने इसमें कुल कितने भाग किए थे, 3 भाग, तो हम 3 भाग को नीचे लिख रहे थे, मतलब कुल भाग क्या आएंगे नीचे, तो कुल मोल कितने हैं, Na/Nb। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, मोल प्रभाज कहलाता है। इसी तरह मुझे घटक बी का मोल प्रभाज निकालना हो, मोल प्रभाज को हम x से दर्शाते हैं, XA मतलब विलायक का मोल प्रभाज, XB मतलब विलेय का मोल प्रभाज। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके घटक की संख्या ऊपर रहेगी, उसके मोल ऊपर रहेंगे और कुल मोल क्या रहेंगे, नीचे रहेंगे। तो मोल प्रभाज क्या होता है, तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात। जब भी चीज़ें बटे में लिखी होती हैं तो परिभाषा के दौरान उनके लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं, अनुपात का। यदि हमें मान लीजिए कुछ डिफाइन करना है, z = a+b, इसको डिफाइन करना है, तो किसी पदार्थ के लिए z का मान a और b के योग के बराबर होता है। जब प्लस होता है तो योग वर्ड का यूज़ करते हैं, माइनस हो तो अंतर वर्ड का यूज़ करते हैं, और गुणा हो तो गुणनफल वर्ड का यूज़ करते हैं, और जब बटे में संख्या हो तो किस शब्द का उपयोग करते हैं, अनुपात का। तो किसी घटक का मोल प्रभाज, विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यदि बी के मोल प्रभाज की बात करें तो बी के मोल प्रभाज बटे कुल प्रभाज। अब किसी विलयन में कितने भी घटक क्यों ना हो, जब उनके मोल प्रभाजों को मिला दिया जाता है तो उसका योग हमेशा क्या आता है, इकाई आता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विलयन में उपस्थित घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव खाली स्थान होता है, तो विलयन में उपस्थित घटकों के मोल प्रभाजों का योग सदैव क्या होता है, इकाई होता है। और इसकी कोई यूनिट या इकाई नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल है, मोल से मोल कटेगा, समान संख्याओं का अनुपात होने के कारण इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। इसे x से दर्शाते हैं। यदि विलयन में 2 घटक a और b हैं, a के मोलों की संख्या Na, b के मोलों की संख्या Nb है, तो घटक a का मोल प्रभाज x से बराबर, जिसकी बात कर रहे हैं वह ऊपर और कुल मोलों का योग नीचे। यदि घटक b के मोल प्रभाज की बात कर रहे हैं तो b के मोल ऊपर और कुल मोलों के योगों का अनुपात जो योग है वो नीचे। इसकी कोई इकाई नहीं होती। विलयन में उपस्थित समस्त घटकों के मूल प्रभाजों को मिलाने पर उनका योग सदैव कितना आता है, इकाई आता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पीपीएम। देखिए अब हम देखते हैं पीपीएम। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन। मिलियन किसको कहते हैं, तो 10⁻6 को। 10 पर जब 6 शून्य लगते हैं तो इसे सामान्य भाषा में हम 10 लाख कहते हैं, और जो इंटरनेशनली है उसे 1 मिलियन कहा जाता है। यहाँ पर जो आपका विलयन रहेगा, विलयन कैसा रहेगा, जब विलय की मात्रा बहुत कम है और विलयन बहुत ज़्यादा है, तब हम विलय की सूक्ष्म मात्रा को बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित विलयन में दर्शाने के लिए इस पीपीएम इकाई का उपयोग करते हैं। आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, वातावरण में हमें जब गैसों का प्रदूषण बताना होता है तो दिल्ली में SO2 इतने पीपीएम पाई गई। तो पीपीएम मतलब विलायक का 10 लाख भाग भार में कितने विलय की मात्रा है। उस सूक्ष्म मात्रा को दर्शाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पार्ट्स प्रति मिलियन का। तो जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म होती है तो सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन के 10 लाख भाग भार में उपस्थित विलय की मात्रा, किसी
विलयन के 10 लाख भाग भार में उपस्थित विलेय की मात्रा उसका ppm में सांद्रण कहलाती है। क्योंकि विलयन कैसे बनता है, विलेय और विलायक को मिलाकर। तो विलयन के 10 लाख भाग भार में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन का ppm में सांद्रण कहलाती है। इसका सूत्र क्या होगा, हमेशा हम विलेय को ऊपर रखते हैं और विलयन कुल नीचे आता है। तो विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन की ग्राम में मात्रा गुणित 10 की घात 6। किसी विलयन के 10 लाख भाग भार में उपस्थित विलेय की मात्रा उसका ppm में सांद्रण कहलाती है। इस इकाई का उपयोग केवल कब किया जाता है, जब विलेय की सूक्ष्म मात्रा बहुत अधिक विलयन में उपस्थित होती है। 10 लाख भाग भार विलयन जब होगा तब उसमें विलेय की सूक्ष्म मात्रा को दर्शाने के लिए इस इकाई का उपयोग हम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 5 शब्द आज आपको मैंने पहले प्रश्न में दिए थे, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज और ppm। तो इन पांचों को आप अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए, और इनके नोट्स आपको PDF फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउल्ट का नियम क्या है। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो राउल्ट का नियम 2 तरीके से चलता है। पहले ये समझ लें विलयन क्या है। तो विलयन मैंने आपको पहले ही बताया, जब हम विलेय और विलायक को मिलाते हैं और दोनों को मिलाने पर समांगी मिश्रण बन जाता है। जिसमें समांगी मतलब जिसमें प्रत्येक स्थान पर अवयवों का संगठन एक सा होता है। जैसे आप पानी में शक्कर घोलें तो शक्कर की मिठास सभी जगह एक सी होती है। तो विलेय और विलायक को मिलाने पर यदि समांगी मिश्रण बनता है तो उसे हम विलयन कहते हैं। अब मान लीजिए जब हमने विलयन बनाया तो विलयन में हमने अल्कोहल और पानी को मिलाया। अब ये अल्कोहल और पानी दोनों वाष्प में बदल सकते हैं। गर्म करेंगे तो अल्कोहल भी वाष्प में बदलेगा, पानी भी वाष्प में बदलेगा। तो ऐसे विलयन जिसमें वाष्पशील विलेय होता है उनके लिए राउल्ट का नियम क्या है। और मान लीजिए आपने शक्कर को पानी में मिलाया होता, तो शक्कर तो वाष्पशील नहीं है, ये कैसा है, अवाष्पशील है। तो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या होगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विलेय और विलायक जब दोनों वाष्पशील हैं, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। राउल्ट नामक वैज्ञानिक थे, ये फ्रेंच रासायनिज्ञ थे और इनका पूरा नाम फ्रांसिस मार्टे राउल्ट था। इन्होंने 1986 में ये नियम दिया था। उन्होंने क्या कहा, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, देखिए ये भी वाष्प में बदलेगा तो ये भी दाब उत्पन्न करेगा, ये भी वाष्प में बदलेगा तो ये भी दाब उत्पन्न करेगा। इसके द्वारा उत्पन्न दाब अल्कोहल का आंशिक दाब कहलाएगा, पानी द्वारा उत्पन्न दाब पानी का आंशिक दाब कहलाएगा। तो उन्होंने क्या कहा, एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उस अवयव की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब एवं उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। यह भी आपको सुनने में बहुत भारी सा लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे समझ जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमारे विलयन के 2 अवयव हैं, ये विलेय है, ये विलायक है और ये विलेय है। मतलब ये पानी है और ये अल्कोहल है। पानी को मैं A से और अल्कोहल को B से दर्शा रही हूँ। तो पानी अपना कुछ दाब उत्पन्न करेगा, पानी द्वारा उत्पन्न दाब हम मान रहे हैं PA है। जब इसको गर्म करेंगे तो ये भी वाष्प में बदलेगा और दाब उत्पन्न करेगा, इसके द्वारा उत्पन्न दाब हम मान रहे हैं PB है। जब हमने इन्हें मिलाया नहीं था, शुद्ध अवस्था में पानी का दाब P0A था और शुद्ध अल्कोहल का जब हमने वाष्प दाब लिया था तो वो P0B था। दोनों को मिलाने पर जो विलयन बना है उसमें पानी के मोल प्रभाज XA हैं और विलेय के मोल प्रभाज XB हैं। मोल प्रभाज क्या है ये हम इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो विलयन के 2 अवयव A और B हैं। जो A का आंशिक दाब है PA, B का आंशिक दाब PB है। शुद्ध अवस्था में शुद्ध पानी जिसमें अल्कोहल नहीं था उसका दाब नापा था तो P0A था और शुद्ध अल्कोहल का वाष्प दाब नापा था तो P0B था। और दोनों को जब मिला दिया गया है तो हम मान रहे हैं उस विलयन में XA मोल प्रभाज विलायक का है और XB विलेय का है। तब हमारा ये नियम क्या कहता है, विलयन में उपस्थित एक अवयव का आंशिक दाब, आंशिक दाब मतलब PA, ये किसके बराबर होगा, तो विलयन की शुद्ध अवस्था में उपस्थित वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होगा।
कि ये Pa किसके बराबर होगा, तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज, कितना उसका प्रभाज, कितना अंश उस विलयन में है, उन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। इसी तरह यदि मैं यहाँ पर निकालूं कि Pb कितना होगा, उस विलयन में अवयव B द्वारा उत्पन्न आंशिक दाब कितना होगा, तो कितना उसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है और कितना उसका मोल प्रभाज है, इस बात पर यह निर्भर करेगा। अब विलयन में जो दोनों चीज़ें हैं, दोनों वाष्पशील हैं, ये भी दाब उत्पन्न कर रहा है, ये भी दाब उत्पन्न कर रहा है। यदि मैं विलयन का दाब बोलूं कि इस विलयन का कुल दाब क्या होगा, तो इस विलयन का कुल दाब P किसके बराबर होगा, Pa प्लस Pb के बराबर होगा। क्लियर है। अब देखिए Pa किसके बराबर है, यदि मैं यहाँ वैल्यू रखूं तो Pa बराबर है P0A इंटू XA के प्लस Pb बराबर है P0B इंटू XB के। मान लीजिए मैं XA XB दोनों घटकों को ना बताकर किसी एक मोल प्रभाज के द्वारा इसे बताना चाहती हूँ, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि विलयन के जितने भी मोल प्रभाज होते हैं उनका योग सदैव इकाई होता है। मतलब यहाँ से चाहूँ तो XA निकाल कर उसका मान रख सकती हूँ, यहाँ से चाहूँ तो XB निकाल कर उसका मान मैं रख सकती हूँ। अब मैं मानती हूँ कि मेरे पास चूँकि XA बराबर क्या हो गया, 1 माइनस XB, ये यहाँ आया, XA प्लस XB बराबर 1 था, XA निकाला तो इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा इस तरफ, प्लस का क्या हो गया माइनस, XA की वैल्यू हम इस समीकरण 1 में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, देखिए क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा P बराबर P नॉट A 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB। क्लियर है। यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो P बराबर P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। यदि मैं यहाँ से P नॉट A और XB को कॉमन निकाल लूँ तो क्या बचेगा, P नॉट B माइनस P नॉट A, ये किसके बराबर हो जाएगा, P बराबर। तो यदि हमें किसी एक घटक का मोल प्रभाज पता है, XB पता है, तो हम विलयन के वाष्प दाब को निकाल सकते हैं। शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्ञात होने पर या XA पता हो तो भी हम उसे ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये नियम किसका नियम कहलाता है, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम हमें बताता है कि विलयन का वाष्प दाब मोल प्रभाजों पर निर्भर करता है और मोल प्रभाज से वो परिवर्तित होता है। यहाँ P विलयन का वाष्प दाब, P0A शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब, XB विलेय का मोल प्रभाज, P0B शुद्ध विलेय का वाष्प दाब और P शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो देखिए ये था राउल्ट का नियम, एक बार फिर से सुन लीजिए। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, सबसे पहले इसकी वर्डिंग देखिए। एक निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित एक वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। हमने माना हमारे पास दो चीज़ें हैं, विलायक और विलेय। विलायक को A से दर्शा रहे हैं, उसका आंशिक दाब Pa है, शुद्ध अवस्था में P नॉट A है, मोल प्रभाज XA है। विलेय को B से दर्शा रहे हैं, उसका आंशिक दाब Pb है, शुद्ध अवस्था में P नॉट B है, XB है। तो परिभाषा अनुसार विलयन का वाष्प दाब इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। ये वाष्प दाब इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। तो हमने कुल दाब लिया तो कुल दाब कितना आया, Pa प्लस Pb, दोनों की वैल्यू पुट की और खाली सिर्फ XB लेकर हम करें तो समीकरण से कैसे निकालेंगे, या केवल XA की वैल्यू हमें पता है तो हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों गणनाएं हम इससे कर सकते हैं। ये नियम कहलाता है वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम। यदि अब हम पार्ट B पर आते हैं। अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम क्या कहता है। तो अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल्ट का नियम हमें बताता है हमारा विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय।
हमारा विलेय कैसा है? अवाष्पशील, मतलब ये वाष्प में परिवर्तित नहीं हो सकता, इसलिए इसके द्वारा उत्पन्न वाष्प दाब क्या होगा? नगण्य होगा। इसलिए अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, क्योंकि विलेय वाष्प में परिवर्तित नहीं हो रहा। जब हम कहीं से समानुपाती हटाते हैं तो हम बराबर और स्थिरांक लगाते हैं। यहाँ के एक स्थिरांक है जिसे समानुपातिक स्थिरांक कहते हैं, समानुपातिक स्थिरांक। अब मान लीजिए मैं शुद्ध अवस्था की बात करूं तो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या था? Pa बराबर P नॉट A था। शुद्ध अवस्था में हमने कुछ नहीं मिलाया है तो मोल प्रभाज अपने आप में 1 था। इन दोनों मानों को समीकरण 2 से 1 में रखूं तो मुझे क्या मिलेगा? P नॉट A बराबर K इंटू XA, मतलब XA की जगह 1, तो K की वैल्यू किसके बराबर है? P नॉट A के बराबर। इसे समीकरण 3 से पुनः 1 में रखूं तो क्या मिलेगा? तो मिलेगा Pa बराबर P नॉट A इंटू XA, मतलब किसी अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। क्लियर है? एक किसी भी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। कब? जब विलेय कैसा हो? अवाष्पशील। तो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के लिए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। विलेय का इसमें कोई योगदान नहीं होता। ये किसका नियम था? राउल्ट का नियम, अवाष्पशील विलेय वाले विलयन हेतु। तो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आज का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन जो आप याद करेंगे कि सिद्ध करो कि, ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत अच्छे से करिएगा। सिद्ध करो कि स्थिर ताप पर अवाष्पशील विलेय वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। हमारा जो विलयन है उसमें विलेय कैसा है? अवाष्पशील। अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में जो भी आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं ये कैसे प्रूफ करेंगे। तो हम जानते हैं, इससे पहले मैंने आपको राउल्ट का नियम कराया कि स्थिर ताप पर किसी अवाष्पशील विलेय वाले विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और मोल प्रभाज के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। जहां हम बताएंगे Pa क्या है? विलयन का वाष्प दाब है। Pa विलयन का वाष्प दाब है। P नॉट A क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। और XA क्या है? विलायक का मोल प्रभाज है। विलायक का मोल प्रभाज है। ये तीनों चीज़ें हम जानते हैं। अब देखिए, विलयन बनने के पश्चात उसमें 2 घटक हो जाएंगे, एक विलेय और एक विलायक। तो विलेय का जो मोल प्रभाज होगा, चूंकि हम ये जानते हैं XA प्लस XB बराबर हमेशा कैसा होता है? 1, जहाँ XA तो विलायक का मोल प्रभाज है और XB क्या है? विलेय का मोल प्रभाज है। XB विलेय का मोल प्रभाज है। और हम जानते हैं, इससे पहले परिभाषाओं में हम कर चुके हैं कि XA प्लस XB बराबर 1। यदि मैं यहाँ से XA की वैल्यू निकालूं तो XA बराबर क्या मिल जाएगा? 1 माइनस XB। इसे हम समीकरण 1 दे दें, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। समीकरण 2 से मान किस में रखा? 1 में। तो हमें क्या मिलेगा? Pa बराबर P नॉट A 1 माइनस XB। क्लियर है? ये हमें मिल गया। उसके बाद देखिए, अब इसका इसमें भी गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा? Pa बराबर P0A माइनस P0A XB। क्लियर है? अब हमें अवनमन निकालना है। अवनमन मतलब होता है कमी, कि पहले खाली पानी था, उसका जो भी वाष्प दाब था, यदि मैंने उसमें नमक मिला दिया तो क्या कमी आई। कमी के लिए पहले वाले में से बात को घटाएंगे, तो इस P नॉट A को हम इधर लाए। देखिए, जिस संख्या के आगे कुछ नहीं होता वहाँ प्लस होता है। ये प्लस इधर आएगा तो किस में बदलेगा? माइनस में। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस था, तो ये किसके बराबर हो गया? माइनस P XB के। इसको हम यहाँ से ले गए आगे,
माइनस का क्या हुआ, ये जो प्लस था प्लस का क्या हुआ माइनस, यहाँ प्लस था वो वैसा ही रहा। पूरे में माइनस का गुणा कर दें तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो क्या होगा, जो माइनस माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू एक्स बी। इसको कहते हैं वाष्पदाब में अवनमन। इसे क्या कहते हैं, वाष्पदाब में अवनमन। की कितने की कमी आई नमक मिलाने पर वाष्पदाब में, तो वाष्पदाब में अवनमन किसके बराबर है, पी नॉट ए इंटू एक्स बी के बराबर है। यदि हमें आपेक्षिक अवनमन जो हमारे प्रश्न में बोला गया है वो निकालना है तो तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। पी नॉट ए को यहाँ लाएंगे तो ये मल्टीपल वाली राशि जब इधर आती है तो नीचे जाती है, तो पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड में जाएगी, पी नॉट ए बराबर एक्स बी। इसे कहते हैं हम वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। तो अवाष्पशील विलेय वाले विलयन में वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो एक बार और सुन लीजिए क्या कहते हैं हम। तो हम बताते हैं आपको, हमारा प्रश्न क्या है कि सिद्ध करो कि स्थिर ताप पर आवासशील विलेय वाले विलयन के वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर है। हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था। राउल्ट के नियम अनुसार पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, जहाँ पी ए विलयन का वाष्पदाब, पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्पदाब, एक्स ए विलायक का मूल प्रभाज है। फिर हम जानते हैं यदि विलयन में दो घटक हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना होता है, 1। क्लियर है। एक्स ए की वैल्यू निकाली, समीकरण 1 में पुट की और हमें मिल गया पी ए बराबर पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। दोनों में मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया, प्लस है इधर जाएगा माइनस में, ये हमें मिला, माइनस का मल्टीप्लाई किया, ये मिला, पी नॉट ए माइनस पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स बी। ये वाष्पदाब में अवनमन है और आपेक्षिक अवनमन निकालना है तो वो किसके बराबर है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। तो ये आज आपके 3 प्रश्न हुए हैं स्टूडेंट्स। इन तीनों प्रश्नों को आप अच्छे से याद करेंगे और दूसरे दिन प्रातःकाल इसे लिख कर देखेंगे अपने आप। इनके PDF बनाकर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको इनकी आवश्यकता है उन तक ये पहुँचें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी तरह मैं आपको समझाती जाऊंगी। आपको केवल मेरा साथ देना है इन्हें याद करने में। तो इन्हें याद कीजिए, समझिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पर लिखिए। और ये डे बाय डे प्रिपरेशन हमारी ऐसी ही चलेगी और मैं और उत्सुकता के साथ बनाऊंगी इसे यदि आप मेरा सहयोग करते हैं और याद करके कमेंट बॉक्स पर ओके मिस या ओके टीचर आप लिख कर भेजते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप मेरा सहयोग ज़रूर करेंगे।